हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा जालक ऊर्जा के ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि के बारे में, प्रैक्टिकल मेथड के बारे में। और इसके अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे बॉर्न-हेबर्ट चक्र के बारे में, बॉर्न-हेबर्ट साइकिल के बारे में। अब ये बॉर्न-हेबर्ट चक्र क्या है, बॉर्न-हेबर्ट साइकिल क्या है, इसको मैं आज के इस लेक्चर में आप लोगों के लिए क्लियर करवा दूंगा। ठीक है ना। बॉर्न-हेबर्ट चक्र, बॉर्न-हेबर्ट साइकिल को इतनी शानदार तरीका से एक्सप्लेन करूंगा कि एक बार क्लास देखते ही आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा कि आखिरकार बॉर्न-हेबर्ट चक्र, बॉर्न-हेबर्ट साइकिल को हम किस तरीका से बनाते हैं। ठीक है ना। आप तो बस पूरा फोकस क्लास पर बनाकर रखना। तो सुनो भैया ध्यान से। आप लोगों को पता है कि इस वक्त हम लोगों को टॉपिक क्या चल रहा है। टॉपिक हम लोगों को यह चल रहा है कि हम जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की विधियों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जालक ऊर्जा को ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं, एक तो सैद्धांतिक विधि होती है और एक प्रायोगिक विधि होती है। तो सैद्धांतिक विधि, थ्योरेटिकल मेथड में तो हमने किसका डिस्कशन किया था, बॉर्न समीकरण का डिस्कशन किया था। अब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे प्रायोगिक विधि के बारे में, प्रैक्टिकल मेथड के बारे में। और इसमें हम डिस्कशन करेंगे बॉर्न-हेबर्ट चक्र के बारे में, बॉर्न-हेबर्ट साइकिल के बारे में। तो सुना भैया, जिस आयनिक यौगिक की आपको जालक ऊर्जा ज्ञात करनी है, जिस आयनिक यौगिक की आपको लैटिस एनर्जी ज्ञात करनी है, उसका सबसे पहले आप बॉर्न-हेबर्ट साइकिल बना लो। ठीक है ना। कोई भी आयनिक कंपाउंड जिसकी आप जालक ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हो, लैटिस एनर्जी ज्ञात करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसका बॉर्न-हेबर्ट साइकिल बना लो, बॉर्न-हेबर्ट चक्र बना लो। तो एक काम करता हूं, हम लोगों के सिलेबस में NaCl आयनिक यौगिक का बॉर्न-हेबर्ट चक्र दे रखा है, तो मैं आप लोगों के लिए यहां पर NaCl आयनिक यौगिक का बॉर्न-हेबर्ट चक्र बनाकर बता देता हूं। ठीक है ना। NaCl आयनिक यौगिक का बॉर्न-हेबर्ट साइकिल को बनाने के बाद फिर पूरे बॉर्न-हेबर्ट साइकिल को मैं आप लोगों के लिए समझा दूंगा। ठीक है ना। एक बार मैं यहां पर बोर्ड पर बना लेता हूं और आप लोग देख लो। ठीक है ना। तो मैं यहां पर NaCl आयनिक यौगिक का यहां पर बॉर्न-हेबर्ट साइकिल बना रहा हूं, जो कि हम लोगों के सिलेबस में दे रखा है। ठीक है ना। एक बार मैं बना लेता हूं। ये हमारा कौन है, सोडियम, जो कि कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठीक है। जब मैं इसको सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है ना, जब मैं इसको सब्लिमेशन एनर्जी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और जब मैं इसको आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे दूंगा, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और ये सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में। इसका काम खत्म, साइड में करो। बात करता हूं मैं यहां पर Cl2 की। ठीक है ना। ये मैंने क्या लिख दिया, Cl2। ठीक है ना। ये भी कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो आपको पता है NaCl बनाने के लिए मुझे एक Cl की जरूरत है, तो यहां पर मुझे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आप लोग एनर्जी देते हो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, जिससे कि ये Cl किस अवस्था में आ जाएगा, गैस अवस्था में आ जाएगा। ठीक है ना। फिर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता की वजह से। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl- में। ये भी कौन सी स्टेट में होती है, गैस स्टेट में। तो देखो, ये भी गैस स्टेट में, ये भी गैस स्टेट में, ये दोनों ही किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, NaCl आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये बन गया आप लोगों का NaCl आयनिक यौगिक, जो कि कौन सी अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में। और यहां पर जो आप लोगों की ऊर्जा बाहर निकलेगी, उस ऊर्जा को हम क्या बोले हैं, जालक ऊर्जा, अर्थात लैटिस एनर्जी। ठीक है ना। और अगर डायरेक्ट इस प्रोसेस को करवाना चाहते हो तब भी आप लोगों की ऊर्जा निकलेगी और उस ऊर्जा को हम -Q से शो करेंगे। अर्थात यहां पर ये किसको शो कर रहा है, अभिक्रिया ऊष्मा को, अर्थात हीट ऑफ फॉर्मेशन को। ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं चित्र NaCl आयनिक यौगिक का, NaCl आयनिक यौगिक का, NaCl आयनिक यौगिक का बॉर्न-हेबर्ट चक्र, बॉर्न-हेबर्ट चक्र, NaCl आयनिक यौगिक का बॉर्न-हेबर्ट चक्र। ठीक है ना। अब मैं इस पूरे साइकिल को आप लोगों के लिए समझा देता हूं। ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, एक इसका मैथमेटिकल रूप भी बनेगा, तो उस मैथमेटिकल रूप को भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। ठीक है ना। इसका जो मैथमेटिकल रूप बनेगा लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का, ये लिख दिया माइनस यहां पर डेल्टा HF। ठीक है ना। या इसको -Q से भी शो कर सकते हो। ठीक है ना। या इसको -Q से भी शो कर सकते हो। यहां पर लिख सकते हो, यहां पर AC प्लस IP प्लस DE/2, AC प्लस IP प्लस DE/2। ठीक है ना। प्लस EA, ठीक है ना, प्लस EA प्लस U0। ठीक है ना। अगर आप U0 को इधर लाना चाहते हो तो आपको पता है ये वैल्यू किस में हो जाएगी, आपको पता है ये वैल्यू किसकी है, यहाँ पर प्लस की, और इधर लाओगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, आप लोगों की माइनस की। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और ये माइनस की वैल्यू उधर जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो उससे आप लोगों की जालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, पहले मैं इस पूरे प्रोसेस को आप लोगों के लिए समझा देता हूं। ठीक है ना। इस पूरे प्रोसेस को समझा देता हूं, तो देख लो भैया, इसको बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए।
इधर देखो भैया, अब इस पूरे प्रोसेस को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। आप लोग पूरा फोकस बोर्ड पर और मेरी तरफ बना के रखना, अभी आप लोगों के दिमाग में ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो सुनो भैया ध्यान से, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि किसी भी आयनिक यौगिक की अगर आप लेटिस एनर्जी को अर्थात ज्वालक ऊर्जा को काउंट करना चाहते हो या ज्ञात करना चाहते हो, तो सबसे पहले उस आयनिक यौगिक का आप क्या बना लो, बोर्न-हेबर साइकिल बना दो, बोर्न-हेबर चक्र बना दो। तो हम लोगों के सिलेबस में किसका बोर्न-हेबर साइकिल दे रखा है, NaCl का। हम लोगों के सिलेबस में किसका बोर्न-हेबर साइकिल दे रखा है या बोर्न-हेबर चक्र दे रखा है, NaCl का, अर्थात नमक का दे रखा है, साल्ट का दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को NaCl आयनिक यौगिक की अगर हमें ज्वालक ऊर्जा ज्ञात करनी है, लेटिस एनर्जी ज्ञात करनी है, तो NaCl आयनिक यौगिक का या NaCl आयनिक कंपाउंड का सबसे पहले मैं क्या बना देता हूं, आप लोगों के लिए बोर्न-हेबर साइकिल बना देता हूं। अब बोर्न-हेबर साइकिल को किस तरीका से बनाते हैं वो आप लोग देख लो। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, NaCl का फॉर्मेशन किससे होता है, Na+ और Cl- से। भाई NaCl जो बनता है आप लोगों का वो किससे बनता है, Na+ और Cl- अगर आपस में जुड़ जाए तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उसका फॉर्मेशन किस तरीका से होता है, वो NaCl किस तरीका से बनता है, ठीक है ना, उसको मैं बोर्न-हेबर साइकिल से आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो सुनो भैया ध्यान से, ये आप लोगों का सोडियम है और यहां पर सोडियम आप लोगों को कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। भैया देखो ये आप लोगों का सोडियम है और सोडियम कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि ठोस अवस्था में से किसी में इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। भाई हम जानते हैं कि ठोस अवस्था के अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर जो आप लोगों के आयन होते हैं वो एक दूसरे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, अर्थात अगर उनको दूर दूर करना चाहते हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करें, तो एक काम कर दें, ठोस को हम गैस अवस्था में ले आते हैं। अब आपको पता है गैस अवस्था में तो मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ऐसी कंडीशन में आप लोग आराम से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्योंकि आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो चलो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये सोडियम से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, इस सोडियम से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन सोडियम तो ठोस अवस्था में, तो क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी एनर्जी दे देते हैं जिससे सोडियम ठोस को हम किस में ले आते हैं, गैस अवस्था में। तो देखो ये सोडियम ठोस अवस्था में जब मैं इसको सब्लिमेशन एनर्जी देता हूं, जब मैं इसको ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देता हूं, तो आप लोगों का ये सोडियम ठोस अवस्था से किस में आ जाएगा, गैस अवस्था में आ जाएगा। अर्थात तो ठोस को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा बोलते हैं। इसका मतलब इस सोडियम ठोस को इस सोडियम गैस में किसने कन्वर्ट कर दिया, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा ने, अर्थात सब्लिमेशन एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब सोडियम कौन सी अवस्था में आ गया, गैस अवस्था में। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो गैस अवस्था में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है क्योंकि गैस अवस्था में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उस ऊर्जा को हम बोलते हैं आयनन विभव, और इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या वैलेंसी शेल से इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, आयनन विभव, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इस सोडियम, ये जो सोडियम गैस अवस्था में, इसको मैंने आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे दिया। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जैसे दिया तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन उसका बाहर निकल गया। चलो ठीक है, इसको साइड में कर दो, Na+ बन गया, ठीक है। अब Cl- को लाते हैं, तो आपको पता है कि Cl फॉर्म में नहीं मिलता, Cl2 फॉर्म में मिलता है। अरे भाई बिल्कुल तो सही बात है, जैसा ऑक्सीजन O फॉर्म में नहीं, O2 फॉर्म में मिलती है, नाइट्रोजन M फॉर्म में नहीं, N2 फॉर्म में मिलती है, हाइड्रोजन H फॉर्म में नहीं, H2 फॉर्म में मिलती है। उसी तरीका से हेलोजन फैमिली के मेंबर F2, Cl2, Br2, I2 आप लोगों को पता है इस फॉर्म में मिलते हैं। तो यहां पर Cl2 मतलब जो Cl होता है वो Cl2 फॉर्म में मिलता है, लेकिन NaCl बनाने के लिए तो मुझे एक ही क्लोरीन की जरूरत है। तो मैं क्या करूं, तो एक काम कर देता हूं, ये जो आप लोगों का Cl2 है ना, यहां से मुझे एक क्लोरीन लेना है, तो एक काम करता हूं, इस बंध को तोड़ देता हूं, बॉन्ड को क्लीवेज कर देता हूं। और आप लोगों को पता है कि बंध को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को क्लीवेज करने के लिए जो एनर्जी देते हैं उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखो यहां पर मुझे एक क्लोरीन की जरूरत है,
एक क्लोरीन की जरूरत है, ठीक है ना, एक क्लोरीन की जरूरत है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और बंध को तोड़ने के लिए या बॉन्ड को क्लीवेज करने के लिए जो एनर्जी देते हैं उस एनर्जी को हम बोलते हैं वियोजन ऊर्जा, और इंग्लिश में उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखो ये जो Cl2 है ठोस अवस्था में, जैसे ही आप लोगों ने वियोजन ऊर्जा डिसोसिएशन एनर्जी दी, ये बॉन्ड टूट गया और ये Cl एक आप लोगों को सेपरेट हो गया, कौन सी अवस्था में गया, ठोस से कौन सी अवस्था में गया, गैस अवस्था में। अब आप लोगों को पता है कि गैस अवस्था में इलेक्ट्रॉन जोड़ना और गैस अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकालना दोनों ही आसान होते हैं। अब आपको तो हमें Cl- की जरूरत है, तो एक काम करते थे हम, Cl के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, अर्थात Cl में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूं, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो देखो इस Cl गैस के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो ये Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- में। अब तो हो गया आप लोगों का काम। Na+ भी आपको पता है गैस अवस्था में, और Cl- भी आप लोगों को पता है गैस अवस्था में। ये दोनों आपस में जुड़कर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, NaCl आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन कर लेंगे, और जो ऊर्जा बाहर निकल रही है उस ऊर्जा को ही हम क्या बोल रहे हैं, जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। ये बात मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बताई थी कि आयनिक यौगिक को तोड़ लो चाहे आयनिक यौगिक को बना लो, हर कंडीशन में आप लोगों की ऊर्जा बाहर निकलेगी, और उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या ये आप लोगों के Na+ और Cl- मतलब NaCl बनाने की जो बोर्न हेबर साइकिल है, ये अप्रत्यक्ष विधि है, इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि आप लोगों को पता है NaCl को बनाने के लिए मुझे कितने स्टेपों से गुजरना पड़ा है। आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो कोई एनर्जी नहीं देना चाहते, हम तो डायरेक्ट ही NaCl बनाना चाहते हैं। भैया आप डायरेक्ट NaCl बना सकते हो, वो आप लोगों की डायरेक्ट मेथड होगी, लेकिन उस दौरान आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और उस बहुत ज्यादा ऊर्जा को हम क्या बोले, अभिक्रिया ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, जिसको मैं किससे शो करता हूं, -Q से शो कर रहा हूं। तो देखो अगर आप चाहते हो कि हम तो डायरेक्ट ही NaCl बनाना चाहते हैं, हम तो ये कोई एनर्जी नहीं देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग दे सकते हो। यहां से आप लोगों की ये डायरेक्ट NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन इस दौरान आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और इस एनर्जी को हम किससे शो करेंगे, -Q से शो करेंगे, और इसका नाम होगा अभिक्रिया ऊष्मा अर्थात हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये बोर्न हेबर साइकिल है, ये NaCl बनाने की इनडायरेक्ट मेथड है, अप्रत्यक्ष विधि है। बिल्कुल सही बात है, कितने स्टेपों से गुजरना पड़ रहा है तब जाके NaCl बन रहा है। लेकिन अगर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन, अभिक्रिया ऊष्मा के थ्रू अगर NaCl का फॉर्मेशन करते हो, तो वो आप लोगों की डायरेक्ट मेथड है, अर्थात वो आप लोगों की प्रत्यक्ष विधि है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर तो डायरेक्ट ही NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां पर NaCl का फॉर्मेशन स्टेपों में हो रहा है। देखो कितनी सारी एनर्जी देनी पड़ रही है, कितने सारे स्टेपों से हम लोगों को गुजरना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो बोर्न हेबर साइकिल से जो हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने हैं, बोर्न हेबर साइकिल से हम NaCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये NaCl के फॉर्मेशन की लैटिस एनर्जी को ज्ञात करने की ये डायरेक्ट विधि नहीं है, ये आप लोगों की इनडायरेक्ट विधि है, अर्थात ये अप्रत्यक्ष विधि है। और ये जो ऊपर जहां पर आप लोगों की अभिक्रिया ऊष्मा अर्थात हीट ऑफ फॉर्मेशन निकली है, ये आप लोगों की प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट ही NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये NaCl आयनिक यौगिक का आपका बोर्न हेबर साइकिल हो गया। सीधी सी बात है, वो अगर कोई ठोस अवस्था में उसको गैस अवस्था में लाना चाहते हो तो सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो तो सॉरी, अगर किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको हम IP आयोनाइजेशन विभव, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव बोलते हैं। ये Na+ में कन्वर्ट हो गया। Cl फॉर्म में नहीं, Cl2 फॉर्म होता है। हमें तो एक Cl की जरूरत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड को तोड़ देते हैं। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, उसको बोलते हैं वियोजन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहां से बॉन्ड को तोड़ गए, ठोस को किस में लेके आ गए, गैस अवस्था में। और आपको तक गैस अवस्था में इलेक्ट्रॉन जोड़ना या इलेक्ट्रॉन निकालना दोनों ही आसान होते हैं। इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता का मतलब जोड़ना, ठीक है ना। इंग्लिश में उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है ना, जिससे कि Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- में। ये Na+ और Cl- आपस में जुड़कर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, NaCl का, ठीक है ना। अब इस NaCl से जो आप लोगों के ये जो बोर्न हेबर साइकिल से NaCl का फॉर्मेशन हुआ है, ये अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड है, क्योंकि आपको पता कितने सारे स्टेपों से गुजरना पड़ा है। लेकिन जो अभिक्रिया ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन के द्वारा जो NaCl का फॉर्मेशन हुआ है, वो आप लोगों की प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि देखो यहां पर डायरेक्ट NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है। चलो ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, हम लोगों को तो जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी ज्ञात करनी है। तो कोई
दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप लोगों के लिए फॉर्मूला आप लोगों को क्या है कि अभिक्रिया ऊष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन को -Q से भी शो कर सकते हो, माइनस से डेल्टा HF से भी शो कर सकते हो। तो देखो SE + IP + D/2 EA + U पूरी एनर्जी लिखनी है, ठीक है ना। अगर आप लेटिस एनर्जी को, अगर आप जालक ऊर्जा को ज्ञात करना चाहते हो तो देखो आप लोग इस तरीका से ज्ञात कर सकते हो कि आपको बताए ये यहाँ पे लेटिस एनर्जी की वैल्यू किसमें, प्लस में, इधर लेके आओगे तो ये किसमें हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो -U0 और यहाँ पे लिख दो SE + IP + DE/2 प्लस EA और यहां पर लिख दो प्लस के Q। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। मतलब इस फॉर्मूले से आप लेटिस एनर्जी को अर्थात जालक ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। और टारगेट हम लोगों का यही चल रहा था कि हमें तो जालक ऊर्जा लेटिस एनर्जी को ज्ञात करना है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस समीकरणों की सहायता से इससे तो आप अभिक्रिया ऊष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन को काउंट कर सकते हो और इससे आप लोग जालक ऊर्जा को अर्थात लेटिस एनर्जी को काउंट कर सकते हो या ज्ञात कर सकते हो। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अब हमने NaCl आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन तो कर लिया बोर्न-हेबर साइकिल से, लेकिन इसके हमने कितने स्टेप पढ़े? तो भैया इसके 5 स्टेप बने। 5 स्टेपों को बता दें। पहला स्टेप कौन सा है भाई? बोर्न-हेबर साइकिल से जो NaCl का फॉर्मेशन हुआ है उसके हमारे कितने स्टेप बने? 5 स्टेप बने। पहले स्टेप में हमने सोडियम परमाणु को पृथक किया था, सेपरेट किया था। दूसरे स्टेप में हमने सोडियम धनायन को बनाया है, सोडियम कैटायन को बनाया है। तीसरे स्टेप में हमने क्लोरीन परमाणु को पृथक किया, क्लोरीन परमाणु को सेपरेट किया। और चौथे स्टेप में हमने क्लोरीन ऋणायन को बनाया है। और पांचवें स्टेप में NaCl आयन युग्म का फॉर्मेशन हुआ है। इस तरीका से NaCl के जो बोर्न-हेबर साइकिल के अंदर NaCl आयनिक यौगिक के जो बनने के अंदर जो स्टेप बने वो हम लोगों के कितने स्टेप बने? 5 स्टेप बने। पहला स्टेप में सोडियम परमाणु को पृथक किया है। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? सोडियम धनायन, सोडियम कैटायन को बनाया। तीसरे स्टेप में हमने क्लोरीन परमाणु को पृथक किया है। चौथे स्टेप में हमने क्लोरीन ऋणायन, क्लोरीन एनायन को बनाया। और पांचवें स्टेप में तो आप समझ गए NaCl आयन युग्म का फॉर्मेशन किया है, अर्थात NaCl आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। और इस तरीका से ये आप लोगों का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है ना। किसी भी आयनिक यौगिक का अगर आप लोगों को बोर्न-हेबर साइकिल बनाना है, ठीक है ना, तो उस बोर्न-हेबर साइकिल से आप जालक ऊर्जा लेटिस एनर्जी को काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। और उससे अभिक्रिया ऊष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी काउंट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोगों के सिलेबस में NaCl आयनिक यौगिक का बोर्न-हेबर साइकिल दे रखा था, पूरा बोर्न-हेबर साइकिल आप लोगों के सामने। इससे इस फॉर्मूले से आप अभिक्रिया ऊष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्ञात कर सकते हो और इस फॉर्मूले से आप जालक ऊर्जा लेटिस एनर्जी ज्ञात कर सकते हो। बात आप लोगों को समझ में आ गई। और इसी के साथ आप लोगों का ये बोर्न-हेबर साइकिल का जो टॉपिक चल रहा था ये आप लोगों का कंप्लीट होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इसी लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर हैं जो जालक ऊर्जा के मान को बढ़ाएंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जालक ऊर्जा के मान को घटाएंगे, ठीक है ना। तो मैं अब अगली हेडिंग ले रहा हूं, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लेटिस एनर्जी। अर्थात जालक ऊर्जा को कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो बढ़ाएंगे और जालक ऊर्जा को ऐसे कौन कौन से फैक्टर वो घटाएंगे, ठीक है ना। तो उसका डिस्कशन भी और कर लेता हूं, ठीक है। तो अगली हेडिंग ले लेता हूं, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो देख लो भैया, उसको भी बता देता हूं आज के ही लेक्चर में, ठीक है। अगली हेडिंग ले रहा हूं भैया, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। देखो तो अगला टॉपिक आप लोगों को लिख देता हूं यहां पर, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जालक ऊर्जा के मान को बढ़ाएंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जालक ऊर्जा के मान को घटाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जालक ऊर्जा को यहां पर जो प्रभावित करने वाले कारक है, जो फैक्टर है आप लोगों के, वो आप लोगों के यहां पर 4 फैक्टर है। चारों को आप लोगों के लिए लिख देता हूं। पहला है आयनों पर आवेश, ठीक है ना। पहला आयनों पर आवेश मतलब आयनों पर चार्ज की बात करेंगे। दूसरा है आप लोगों का आयनों का आकार, ठीक है ना। तीसरा है जो आप लोगों का क्रिस्टल संरचना मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तीसरा है आप लोगों का क्रिस्टल संरचना। चौथा है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब इन चारों फैक्टरों को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। देखो भैया,
ये 4 फैक्टर है यहाँ पर जो कि जालक ऊर्जा के मान को प्रभावित करेंगे, अर्थात जालक ऊर्जा के मान को इफेक्टिव करेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, टॉपिक आप लोगों का है जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लैटिस एनर्जी। मतलब कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर होंगे जो जालक ऊर्जा के मान को बढ़ाएंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो जालक ऊर्जा के मानों को घटाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जालक ऊर्जा को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो आप लोगों के कितने हैं? 4। पहला कौन सा? आयनों पर आवेश, मतलब आयनों पर चार्ज की बात करेंगे। दूसरा कौन सा? आयनों का आकार, मतलब आयनों का जो साइज होता है वो भी जालक ऊर्जा के मानों को बढ़ाएगा या घटाएगा, जो भी है देख लेंगे अभी। ठीक है ना। तीसरा आप लोगों को कौन सा? क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और चौथा है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। तो जालक ऊर्जा के मानों को 4 फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं आप लोगों के, आयनों पर आवेश, आयनों का आकार, क्रिस्टल संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना। बिल्कुल याद कर लेना, आयनों पर आवेश, आयनों का आकार, क्रिस्टल संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कि जालक ऊर्जा के मानों को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। ठीक है ना। अब मैं एक एक की पर्सनली हेडिंग ले लेके आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं आयनों पर आवेश। ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहां पर जो जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में उसमें ले रहा हूं मैं आयनों पर आवेश। ठीक है ना। मतलब आयनों पर जो चार्ज है वो जालक ऊर्जा के मानों को घटाएगा, बढ़ाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं जालक ऊर्जा का मान, जालक ऊर्जा का मान आयनों के आवेश बढ़ने पर बढ़ता है। तो जालक ऊर्जा समानुपाती आयनों पर आवेश, जालक ऊर्जा समानुपाती आयनों पर आवेश, आयनों पर आवेश। ठीक है ना। आयनों पर आवेश, जालक ऊर्जा समानुपाती आयनों पर आवेश, आयनों पर आवेश बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा का मान बढ़ेगा। देखो भैया, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला हमारा जो कारक है, जो फैक्टर है वो कौन है? आयनों पर आवेश। ठीक है ना। मतलब आयनों पर चार्ज। ठीक है। आप सुनो मेरी बात ध्यान में कि आयनों पर आवेश जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा आप लोगों के जालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी के मान होंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब ये जो आप लोगों का चार्ज या आवेश चाहे धनायन पर बढ़े चाहे ऋणायन पर बढ़े, मतलब चाहे कैटायन पर बढ़े चाहे एनायन पर बढ़े, इससे कोई मतलब नहीं है। आयनों पर अगर आवेश बढ़ेगा, ठीक है ना, चाहे आवेश धनायन पर बढ़े चाहे आवेश ऋणायन पर बढ़े, अगर आयनों पर आवेश बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा के मान बढ़ेंगे, लैटिस एनर्जी के मान बढ़ेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि जालक ऊर्जा का जो रिलेशन होता है वो आयनों पर आवेश के क्या होता है? समानुपाती। जालक ऊर्जा समानुपाती आयनों पर आवेश। अब आयन में तो दोनों ही आ गए भाई। आयन में ऐसी बात है कि प्लस की बात होती हो या माइनस की बात होती हो, दोनों की ही बात होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में 2 ही तो आयन होते हैं, एक तो आपका प्लस होता है, एक माइनस होता है। प्लस को धनायन अर्थात कैटायन बोलते हैं, माइनस को ऋणायन अर्थात एनायन बोलते हैं। तो आयनों पर आवेश बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा के मान बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने ले लिया यहां पर MgO और एक MgF2 को ले लिया। तो देखो आप लोगों को पता है कि यहां पर अगर मैं इनके चार्जों की बात करूं तो मैग्नीशियम पर आपको होता है +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, इधर Mg पर +2 चार्ज होता है और आपको होता है फ्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से कि अब हम दोनों यौगिकों में, दोनों आयनिक कंपाउंडों में हमें यह देखना है कि किसके जालक ऊर्जा के मान कम है और किसके जालक ऊर्जा के मान ज्यादा है। तो देख लेते हैं, जिस पर आवेश ज्यादा होगा, जिस पर चार्ज ज्यादा होगा, उसकी जालक ऊर्जा के मान ज्यादा होंगे। तो इधर देखो, इधर भी Mg है, इधर भी Mg है, इधर भी प्लस के 2 चार्ज है, इधर भी प्लस के 2 चार्ज है। तो यहां पर धनायन तो वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन ऋणायन वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है कि यहां पर ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है और यहां पर फ्लोरीन पर आप लोगों का -1 चार्ज है। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? -2 और फ्लोरीन पर आप लोगों को कौन सा? -1 चार्ज। और मैंने क्या बात बोली थी कि चाहे आवेश धनायन पर बढ़े चाहे आवेश ऋणायन पर बढ़े, अगर आवेश बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा का मान बढ़ेगा। इसके पास -2 चार्ज है और इसके पास -1 चार्ज है, तो कॉमन सी बात है जालक ऊर्जा के मान किसके ज्यादा होंगे? MgO के जालक ऊर्जा के मान MgF2 से क्या होंगे? ज्यादा। देखो यहां पर धनायन तो वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि इधर भी +2 है, इधर भी +2 है, तो धनायन वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पर ऋणायन अर्थात एनायन वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? या एनायन पर आप लोगों के यहां पर जालक ऊर्जा के मान टिके हुए हैं। कैसे टिके हुए हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है और फ्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, तो -2 चार्ज माइनस में ज्यादा होता है। भाई -2 चार्ज ज्यादा होगा, ये आप लोगों को -1 चार्ज कम है। ठीक है। और मैंने पहले ही बोल दी कि चाहे आवेश धनायन पर बढ़े चाहे आवेश ऋणायन पर बढ़े, ठीक है ना, अगर आवेश बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा के मान बढ़ेंगे। इसीलिए
MgO की जालक ऊर्जा के मान MgF2 से ज्यादा होंगे। बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसी के साथ आप लोगों का पहला फैक्टर खत्म होता है, आयनों पर आवेश। ठीक है ना, आयनों पर आवेश जालक ऊर्जा के समानुपाती होंगे। जितना ज्यादा आवेश होगा धनायन और ऋणायन पर, उतने ही ज्यादा आप लोगों के जालक ऊर्जा अर्थात लैटिस एनर्जी के मान होंगे। चलो ठीक है, अब मैं इसका दूसरा फैक्टर लेता हूं। ठीक है ना, दूसरा फैक्टर कौन सा, इसका आयनों का आकार। ठीक है ना, आयनों का आकार किस तरीका से जालक ऊर्जा के मानों को प्रभावित करेंगे उसको भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ठीक है ना, दूसरा फैक्टर ले रहा हूं आयनों का आकार, साइज ऑफ आयन। ये तो ठीक है ना, ये तो आप लोगों का कौन सा था, आयनों पर आवेश था, चार्ज ऑन आयन। और आप कौन से के बारे में डिस्कशन करेंगे, आयनों के आकार के बारे में। दूसरा फैक्टर है आप लोगों का आयनों का आकार, आयनों का आकार मतलब साइज ऑफ आयंस। ठीक है ना, आयनों का आकार मतलब साइज ऑफ आयंस। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं आयनों के आकार के जालक ऊर्जा क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर लिख देता हूं जालक ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जालक ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहां पर लिख देता हूं आयनों का आकार, साइज ऑफ आयन, आयनों का आकार, साइज ऑफ आयन। ठीक है ना, जिनके आकार जितने बड़े होंगे, जिनके आकार जितने बड़े होंगे उनकी जालक ऊर्जा के मान उतने ही कम होंगे। और इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। यहां पर एक तो ले लेता हूं मैं LiF का ले लेता हूं, एक LiCl का ले लेता हूं, एक LiBr का ले लेता हूं और एक LiI का ले लेता हूं। ठीक है ना, अब इसका हमें ऑर्डर देखना, किसके जालक ऊर्जा के मान ज्यादा है और किसके जालक ऊर्जा के मान कम है। तो देखो भैया, आप लोगों को जो दूसरा फैक्टर है जालक ऊर्जा के मानों को प्रभावित करने वाले कारकों में, वो दूसरा फैक्टर है आप लोगों का आयनों का आकार। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं आयनों का आकार जितना बड़ा होगा उसकी जालक ऊर्जा के मान उतने ही कम होंगे। क्योंकि आयनों के आकार के जालक ऊर्जा क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसके आकार जितने बड़े होंगे, जिसके साइज जितने बड़े होंगे, उसकी जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी के मान उतने ही कम होंगे। क्योंकि जालक ऊर्जा का आयनों के आकार से जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो, इसके अंदर हमें जालक ऊर्जा का ऑर्डर निकालना है कि किसके जालक ऊर्जा के मान तो ज्यादा होंगे और किसके जालक ऊर्जा के मान कम होंगे। तो हम एक काम करते हैं, देखो यहां पर चेक करते हैं कि प्लस वेरी कर रहा है कि यहां पर माइनस वेरी कर रहा है। मतलब यहां पर जालक ऊर्जा के मान प्लस पर वेरी कर रहे हैं, माइनस पर वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों के लिए इसको पूरे सिस्टम को बता देता हूं। ठीक है ना, तो देखो आप लोग इसको, तो देखो भैया इधर देखना, आपको पता है लिथियम मेटल है और आपको पता है ये हैलोजन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो कौन होते हैं, नॉन मेटल अर्थात अधातु हैं। तो देखो लिथियम धातु है तो इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा। तो आप लोग देखो इस एग्जांपल के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर आपको पता है लिथियम कॉमन है, सबके अंदर लिथियम है। तो लिथियम पर तो आयनिक, लिथियम पर तो जालक ऊर्जा के मान डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो डिपेंड किस पर कर रहे हैं, हैलोजन फैमिली के मेंबर पर डिपेंड कर रहे हैं कि हैलोजन फैमिली के मेंबरों के आधार पर हम पता लगाएंगे कि किसके तो जालक ऊर्जा के मान ज्यादा होंगे, किसके जालक ऊर्जा के मान कम होंगे। तो गौर से देखो, आप लोगों को पता है हैलोजन फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो आवर्त सारणी में इस तरीका से होते हैं, F ऊपर ऊपर आता है, उससे नीचे Cl आता है, फिर Br आता है और I आता है। और आप लोग जानते हो कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है अर्थात इंक्रीज होता है, आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार बढ़ता है और अगर आकार बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा के मान आप लोगों के घटेंगे। तो सबसे कम जालक ऊर्जा के मान किसके होंगे, जिसका आकार सबसे बड़ा होगा। क्योंकि आयनों के आकार के जालक ऊर्जा क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो कॉमन सी बात है, इसका आकार सबसे बड़ा है तो सबसे कम जालक ऊर्जा के मान इसी के होंगे। ठीक है ना, इसका आकार इनमें सबसे छोटा है तो जिसका आकार, जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी जालक ऊर्जा के मान सबसे ज्यादा होंगे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी के मान है वो किसको होंगे, LiF के, उससे कम किसको होंगे, LiCl के, उससे कम किसको होंगे, LiBr के होंगे। और सबसे कम जालक ऊर्जा के मान लैटिस एनर्जी के मान किसको होंगे, LiI के होंगे। पहले तो ये बात होता है, ये बात मेरी आप लोग समझ में आई या नहीं आई। इसका मतलब सौबातन की एक बात ये हुई कि अगर आयनों का आकार बढ़ेगा, चाहे आकार धनायन का बढ़े चाहे आकार ऋणायन का बढ़े, अगर आयनों का आकार बढ़ेगा तो जालक ऊर्जा के मान घटेंगे। क्योंकि आयनों के आकार के जालक ऊर्जा क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसी के साथ आप लोगों के दूसरा पॉइंट भी खत्म होता है। ठीक है, अब हम इसके तीसरे पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है क्रिस्टल संरचना अर्थात क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो चलो देखो तीसरे पॉइंट को भी आप लोगों के लिए समझा देता हूं मैं। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट है आप लोगों का क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसको भी देख लो आप लोग। ये लो भैया, तीसरा पॉइंट है आप लोगों का यहां पर
क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल संरचना अर्थात क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल संरचना अर्थात क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, क्रिस्टल संरचना के अंदर एक चीज आती है मेडुलांक स्थिरांकों के मान। तो जालक ऊर्जा के मान, जिसके मेडुलांक स्थिरांकों के मान जितने ज्यादा होंगे उसकी जालक ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा। यहां पर लिख देता हूं मेडुलांक, मेडुलांक स्थिरांकों के मान, मेडुलांक स्थिरांकों के मान, मेडुलांक स्थिरांकों के मान, जिसके मेडुलांक स्थिरांकों के मान, मेडुलांक कांस्टेंट के मान जितने ज्यादा होंगे उसकी जालक ऊर्जा के मान उतने ही ज्यादा होंगे। देखो भैया, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में आप लोगों का जो तीसरा कारक है, तीसरा फैक्टर है, वो है क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक बड़ी की बात होती है मेडुलांक स्थिरांकों की बात, मेडुलांक कांस्टेंटों की बात होती है। तो जिस आयनिक यौगिक के लिए मेडुलांक कांस्टेंट के मान जितने ज्यादा होंगे उसकी जालक ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा, अर्थात उसके बॉन्डों को तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा आप लोगों की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये जालक ऊर्जा के लिए मतलब प्रत्येक आयनिक यौगिक के लिए ये मेडुलांक स्थिरांकों के मान बिल्कुल निश्चित होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? तो जिस आयनिक यौगिक के लिए जालक ऊर्जा के मान, जिस आयनिक यौगिक के लिए मेडुलांक स्थिरांकों के मान जितने ज्यादा होंगे उसकी जालक ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जालक ऊर्जा का रिलेशन मेडुलांक स्थिरांकों के क्या होगा, समानुपाती, अर्थात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर हो गया जालक ऊर्जा समानुपाती मेडुलांक स्थिरांकों के मान। और प्रत्येक आयनिक यौगिक के लिए ये मेडुलांक स्थिरांकों मान बिल्कुल फिक्स होते हैं, बिल्कुल निश्चित होते हैं, ठीक है ना। जिस आयनिक यौगिक के लिए मेडुलांक स्थिरांकों के मान जितने ज्यादा होंगे उसकी जालक ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जालक ऊर्जा का रिलेशन मेडुलांक स्थिरांकों के क्या होगा, समानुपाती, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये कौन सा पॉइंट होता है आप लोगों का, तीसरे नंबर का पॉइंट होता है जिसका नाम है क्रिस्टल संरचना, ठीक है ना। क्रिस्टल संरचना में मेडुलांक स्थिरांकों का मान ध्यान में रख लेना कि जिस आयनिक यौगिक के लिए मेडुलांक स्थिरांकों के मान जितने ज्यादा होंगे उसकी जालक ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। अर्थात जालक ऊर्जा समानुपाती मेडुलांक स्थिरांकों के मान, ठीक है। कितने फैक्टर हो गए? 3। अब इसके लास्ट एंड फाइनल फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसको भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या बात कर रखी है, ठीक है। उसको भी देख लो भैया आप लोग। चौथा फैक्टर है आप लोगों का, यहां पर चौथा फैक्टर है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो सुनो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहां पर मैं किससे शो कर रहा हूं, एन से। तो मैं ऐसे लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी यहां पर लिख देता हूं जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा समानुपाती स्मॉल एन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं यहां पर किससे शो कर रहा हूं, स्मॉल एन से शो कर रहा हूं, ठीक है ना। और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर आप लोगों के लिए NaCl का और CHCl का, ठीक है ना। NaCl का और CHCl का एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो देखो यहां पर जो जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में जो आप लोगों का चौथा कारक है, चौथा फैक्टर है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जिस आयनिक यौगिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना ज्यादा होगा उसकी जालक ऊर्जा के मान उतने ही ज्यादा होंगे। और इसको मैं एक एग्जांपल के बेस पर आप लोगों के लिए समझा देता हूं। एक आयनिक यौगिक है आप लोगों का NaCl और CHCl। आप लोगों को पता है यहां पर जो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 11, और आपके पास सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 55। तो कॉमन सी बात है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 55 है, ठीक है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका परमाणु क्रमांक 11 है उसमें तो 11 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन जिसका परमाणु क्रमांक 55 है उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 55 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसका मतलब ये निकला कि जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मान जितने ज्यादा होंगे, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मान जितने ज्यादा होंगे उसकी जालक ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए मैंने लिख रखी है जालक ऊर्जा समानुपाती स्मॉल एन, ठीक है ना। यहां पर स्मॉल एन किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है ना। जिस आयनिक यौगिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मान जितने ज्यादा होंगे उसकी जालक ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए NaCl के कंपेयर में जो CHCl होता है इसकी जालक ऊर्जा के मान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर सीजियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 55 होता है, और यहां पर आप लोगों का सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे,
भरेंगे, सीजियम में भरेंगे कितने 55, क्योंकि सोडियम में तो 11 ही इलेक्ट्रॉन भरने, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका ज्यादा हुआ, सीजियम का हुआ। और अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास सीजियम का ज्यादा हुआ तो उसकी जालक ऊर्जा के मान भी क्या होंगे, ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास के जालक ऊर्जा क्या होती है, समानुपाती, अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये होता है भैया आप लोगों का चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विन्यास, जहां पर रिलेशन आप लोगों का कौन है, समानुपाती। तो सुना, यहां पर जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने कितने कारक पढ़े, 4 कारक पढ़े। पहला आयनों पर आवेश, दूसरा आयनों का आकार, तीसरा आप लोगों की क्रिस्टल संरचना, और चौथा आप लोगों का इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक है ना, 4 जो आप लोगों के प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें 3 कारक तो आप लोगों के समानुपाती हैं और 1 कारक आप लोगों का व्युत्क्रमानुपाती है। आयनों पर आवेश समानुपाती जालक ऊर्जा, आयनों का आकार व्युत्क्रमानुपाती जालक ऊर्जा। ठीक है ना, फिर क्रिस्टल संरचना में किसकी बात हुई थी, मेडुलांक स्थिरांकों के मान, कि मेडुलांक स्थिरांकों के मान समानुपाती जालक ऊर्जा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन विन्यास समानुपाती जालक ऊर्जा। मतलब आयनों के आकार वाला पॉइंट आप लोगों का व्युत्क्रमानुपाती था, बाकी के जितने भी और 3 पॉइंट आए वो सभी जालक ऊर्जा के क्या होते हैं, समानुपाती, अर्थात वो जालक ऊर्जा के मानों को बढ़ाएंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो इस तरीका से जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाला जो टॉपिक था वो भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। बात समझ में आ गई, एक बार फिर से बता देता हूं, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक हमने कितने पढ़े, 4। पहला आयनों पर आवेश, दूसरा आयनों का आकार, तीसरा अपने क्रिस्टल संरचना, और चौथा हम लोगों का इलेक्ट्रॉन विन्यास। चलो ठीक है, ठीक है, आज का लेक्चर आप लोगों का कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में मैंने एक तो आप लोगों के लिए बोर्न हेबर साइकिल बताया है, और एक आज के लेक्चर में मैंने जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक बताए। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखता हूं। ठीक है ना, यहां तक प्रत्येक स्टूडेंट अपनी कंप्लीट क्लास कर लेना। ठीक है ना, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपने ख्याल रखना।